मैं हूं ध्रुव गर्ग, आपका फैसला टीवी के लिए। आज हमारी बातचीत ऊना के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार की अग्रिम और बहुत कर्मठ लेडी मिसेस मोनिका सिंह से हो रही है, जो डॉक्टर हरजिंदर सिंह, जो बहुत ही यहाँ के विख्यात डॉक्टर हैं, उनकी धर्मपत्नी है और यहाँ पे अद्वैता फाउंडेशन के नाम से एक समाज सेवी संस्था चलाती हैं। ये संस्था बहुत कुछ करती आई है और कल ही करीबन 500 पौधों को इन्होंने लगाया है। तो हम जानना चाहते हैं मिसेस मोनिका सिंह से अद्वैता के बारे में और इनकी प्रेरणा के बारे में। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर मोनिका सिंह से। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, अद्वैता फाउंडेशन के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, प्रेरणा का स्रोत क्या था और इसकी स्थापना करते हुए क्या विचार थे? सर 13 साल पहले मैं शिमला से आई थी। मैं शिमला में रहती थी। मेरे हस्बैंड वहाँ लेडी रीडिंग में गायनेकोलॉजिस्ट थे। तो जब मैं ऊना आई और मैं उससे पहले मैं लास्ट 15-20 ईयर्स से मैं सोशल वर्क में ही थी। शिमला में भी एक एनजीओ आशादीप था जिनके साथ मैंने बहुत काम किया और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उसके जो डायरेक्टर है उनकी वो व्हील चेयर पे होते हैं। सुशील तनवर जी बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी हैं इन केस ऑफ सोशल वर्क। पूरा शिमला उनको जानता है, बहुत काम करते हैं जी वो वहाँ पे। वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत वो भी थे। जब मैं ऊना आई तो ऊना में आने के बाद मैं किसी को नहीं जानती थी और कोइंसिडेंटली मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऊना में थे, तो वो बहुत बिजी थे और मैं बहुत बार उनको बोलती थी कि मुझे कुछ काम करना है तो मुझे किसी से मिला दो, और वो कहते थे कि मैं ऐसा किसी को जानता ही नहीं हूँ यहाँ पे। हालांकि वो ऊना के ही हैं लेकिन वो अपने काम में इतने व्यस्त होते थे। तो मुझे बहुत फील होता था कि मैं इतना काम करने वाली एक लेडी हूँ और मैं घर पे हूँ, तो मुझे लगा नहीं, मुझे अकेले ही निकलना पड़ेगा। मैं थोड़ा इधर-उधर थोड़ा देख रही थी काम कहाँ से शुरू करूँ। उन्हीं दिनों मुझे एक लेडी यहाँ जो मेंटली सिक थी, वो यहाँ का एक होटल है उसके आस-पास में ही घूमती रहती थी। बोरी जैसे कपड़े पहनती थी और मैंने उसको 2 बार देखा, 3 बार देखा और एक दिन मैंने किसी को पूछा कि ये कहाँ है? कहते जी यहीं बस झाड़ियों में बैठती है। आजकल वहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड बन गया हुआ है। तो फिर जब मैंने ज़्यादा उसके बारे में बात करी, देखा तो वो रात को कई बार उसके पीछे-पीछे भी गई तो देखा कि वो अ, एक सड़क के ऊपर ही साइड पे बैठती थी, बोरी वाले कपड़े ही ओढ़ के। सो वन ऑफ डे मैंने यहाँ के एक जर्नलिस्ट से बात करी और उन्होंने मेरी सपोर्ट भी की। उन्होंने कहा मैम एक सीजीएम है मैम यहाँ पे, आप उनके पास जाइए, उनसे बात करें। मैं सीजीएम मैम के पास गई और उन्होंने मुझे उसी टाइम कहा मैम एक एप्लीकेशन मेरे लिए लिखिए, और मैंने एप्लीकेशन लिखी और वो वहीं से वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई यहाँ पे जो हमारा थाना है, और वहाँ पे उस लेडी के लिए पुलिस आई और उसको उठाया, उसको मेडिकल के लिए लेके गए। लेकिन मुझे फ़ोन आया कि क्योंकि आपने कंप्लेंट करी है या आपने रजिस्टर किया है तो इसके मेडिकल के लिए आपको हाँ, कुछ मनी देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इनका मेडिकल कराइए, और फिर मैं वो साथ गई और मेडिकल हुआ। उसके बाद सर वो लेडी को सारा देखने के बाद उनको नारी सदन भेजा गया। सो दैट वाज़ द स्टार्टिंग पॉइंट इन ऊना। और उसके बाद से ये एक एंडलेस जो आज तक ये सफर चल रहा है 10-11 साल से। मैम, जैसे आपका काम तो सब जगह दिखता है, फेसबुक पे, और लोग भी बात करते हैं, और मुझे जितना जानकारी है कि आप सब तरह के लोग, चाहे बच्चे जिनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो पैसे की, चाहे कोई रोगी हो किसी को दवाई की जरूरत है, चाहे कोई और जैसे आपने बताया लेडी जो जिसको सहारे की जरूरत है, अद्वैता फाउंडेशन सबका हेल्प कर रही है जी। तो क्या ये शुरू से ऐसा था या ये धीरे धीरे आप फोकस होते गए और लोग जुड़ते गए? सर शुरू से सिर्फ बच्चों की पढ़ाई शुरू हुआ था।
एक प्रिंसिपल थे और उन्होंने कहा कि मैडम एक परिवार है और उस परिवार के जो मुखिया थे उनको एक गुप्त रोग हुआ एड्स का और फैमिली के हेड की डेथ हो गई। परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है और बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। वहां से वो 2 बेटियों को पढ़ाने का काम शुरू किया और आज वही एक बेटी बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पे, दूसरी बेटी भी बीकॉम एमकॉम करके टीचर है और भाई भी अभी फौज में है उन्हीं बेटियों का। इस तरह से बच्चों की पढ़ाई का काम शुरू हुआ और हमारे एक छोटा सा एक हॉस्पिटल है यहाँ पे गायनी का, तो उसमें हमने क्या किया कि जहां हम अपनी सैलरी स्टाफ को देते थे, उसी में मैंने ऐसे कुछ एक बच्चे सेलेक्ट कर लिए और उनका नाम मैंने बैंक वालों को दे दिया कि जब मेरे स्टाफ की थोड़ी सैलरी कटती है जाती है तो इसमें इन बच्चों को बैंक से ही पैसे चले जाया करें, सो दैट मेरे पास से कोई बच्चा रह ना जाए। ऐसा सब होता रहा 3-4 साल तक, लेकिन उन बिटवीन मुझे थोड़ा लगा कि नहीं मुझे कुछ और भी करना है और फिर मैं लोगों से मिली और कुदरती जब आप कुछ करना चाहते हो तो भगवान भी आपको ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं। सो आई वाज लकी एनफ कि कुछ लोगों से मिलना हुआ, वो लोग साथ जुड़े और सिर्फ फॉरेस्टेशन प्लांटेशन का काम शुरू हुआ। शुरू में 50 पौधे हमने लगाए अपने बसोली के यहाँ एक मंदिर है वहां से 50 पौधे लगाने शुरू किए और वेरी नेक्स्ट ईयर 100 और अभी बहुत सारे सालों से 300 पौधा हम उसी जगह पे लगाते हैं। ये भी नहीं पता था कि वो जगह किसी की पर्सनल थी, लेकिन वो भी बड़े खुश हुए और अपनी जमीन में खुद आके भी वो हमारे साथ प्लांटेशन करते थे। मैम, जैसे आपने बताया कि ये शुरुआत हुई आपके खुद के इंडिविजुअल इनिशिएटिव से, जहां आप खुद को अकेला पाती थी, पर वो शायद आपने MA सोशियोलॉजी भी किया है तो शायद वही भाव चला होगा कि आप एज एन इंडिविजुअल शुरू हुई, लोग जुड़ते गए। तो अद्वैता फाउंडेशन ने एक रजिस्टर्ड संस्था का रूप कब लिया और किस तरह के लोग आपसे जुड़े और आपका वो अनुभव कैसा रहा? मैं समझता हूं कि हमारे सारे दर्शक उसको जानना चाहेंगे। शुरू में सर कैंसर रोगी सेवा सोसाइटी बनाई थी क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स पीजीआई करते थे मेडिसिन लेने के लिए जी। वहां पे बहुत से लोगों का पता चला क्योंकि हम हेल्थ फील्ड में ही हैं कि लोगों के पास किराए के लिए पैसे नहीं है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, तो थोड़ा लिमिटेड मनी होता था तो थोड़े लोगों को हमने किराया देना शुरू किया। उनको 4000 है तो थोड़ा उसमें हमने उनकी मेडिसिन के लिए मदद करी। तो कैंसर पेशेंट्स की ही मदद हम करते थे। यहीं पर ही मेरे साथ कुछ लोग जुड़े, इंद्रजीत जी और एक प्रिंसिपल रिटायर्ड थे वो साथ जुड़े और हमने डिवाइडर्स, सोना के डिवाइडर्स पे पौधे लगाने शुरू किए, जिसमें ओंकार जी जिनका एक टाइम में बहुत बड़ा नाम यहाँ पे उभर के आया। तो कोरोना में यहाँ पे एक NGO थी जो महादेव मंदिर के साथ मिलके फूड पैकेट्स बनाती थी और मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक अकेली लेडी थी जो मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको कहा मुझे भी कोई काम दो, आप मुझे भी सेवा कुछ करनी है। मैं सर करीबन 4 महीना यहाँ से लेके और हमारे मैहतपुर बॉर्डर तक 6 स्टेट ऐसा गवर्नमेंट ने सेंटर्स बनाए थे कोरोना से इफेक्टेड लोगों के लिए। तो मैं 4 महीना मैं इन लोगों के लिए दोपहर को 2 बजे खाना लेके जाती थी, 1 बजे जाती थी, 3 बजे वापस आती थी। उस टाइम में मुझे सड़क में कोई भी नहीं मिलता था, अकेले ही मैं जाती थी और मेरी गाड़ी में अकेली होती थी। जब मैं वापस आती थी तब तक 5 बज जाते थे और 6 बजे मैं दोबारा जाती थी रात का खाना लेके और मैं रात को 8 बजे आती थी। मैंने उस टाइम देखा हमारे मैहतपुर बॉर्डर पे बहुत सारे बच्चे लोग लाइनों में लगे होते थे, बच्चों के पास दूध के लिए दूध नहीं होता था, किसी के पास बहुत सारी दिक्कतें थी। तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर हरजिंदर ने मुझे कहा कि नहीं आप फूड पैकेट्स के साथ दूध के भी पैकेट्स लेके जाओ। तो इस तरह से वो 4-5 महीना मैंने अकेले ने अपनी गाड़ी में वो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। धीरे धीरे जो गेट थे वो खुद खुल जाते थे कि उनको लगता था वो ये एक लेडी है जो गाड़ी लेके आती है फूड पैकेट्स लेके, तो मुझे लगा ये लोग मेरा इंतजार करते हैं क्योंकि लोग तो उस टाइम कोरोना में अंदर एडमिटेड होते थे इन सेंटर्स में। उसमें मैं भी एक थी जो एक टाइम में मैं भी एक यहाँ के गवर्नमेंट सेंटर में एडमिट रही हूँ और वो एक सेवा मैंने की। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अभी ये टाइम पता नहीं कब तक चलेगा। एंड देन वहां पे हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोगों को मैंने बहुत से लोगों को अपील किया, लोगों ने मुझे काफी हेल्प करी। NCC के जो यहाँ पे चीफ थे उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर हम बाहर नहीं निकल सकते लेकिन आप मेरे लिए एक काम करें, हम आपको ग्लव्स देते हैं और
हम कपड़ा खरीदते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैम मैं आपकी एक हेल्प यहाँ करता हूँ कि आप कपड़ा खरीद दीजिए, थ्रेड्स दे दीजिए और मैं लोगों के लिए अपने बच्चे जो एनसीसी के बच्चे उनसे मैं मास्क बनाता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टेलरिंग आती है। तो सर बड़े ह्यूज अमाउंट में हमने मतलब लाइक काफ़ी मात्रा में कपड़ा खरीदा, उसका सारा रफ मटेरियल खरीद के एनसीसी वालों को दिया, उन्होंने बच्चों से मास्क बनवाए, ग्लव्स खरीदे हमने और राशन और उनके बच्चों के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराए। तब से हम एनसीसी के साथ भी जुड़े हैं, उनको कंटिन्यूअस हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी देते हैं और उन्हीं बच्चों के कई सारी एजुकेशन में भी उनकी मदद की। जी। मैम मैं एक बात समझता हूँ कि जब हम जाएँ तो कोई ना कोई मिल ही जाता है जिसको किसी न किसी तरह अद्वैता फाउंडेशन ने छुआ है। चाहे वो बच्चे जो पढ़े हैं और कुछ को तो आपने पढ़ा के फिर अपने ही हॉस्पिटल में एम्प्लॉयमेंट भी दी है। तो आपके बड़े अनुभव रहे होंगे और कई तो बहुत संवेदना और बहुत सेंसिटिव भी होंगे। कोई एक इंस्टेंस आप बताना चाहें जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ, जिसमें आपको लगा कि हाँ, ये सब आज तक का सबसे सेंसिटिव या सबसे बढ़िया सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा मेरा? जी मेरे हॉस्टल में एक लड़की है मेरे यहाँ काम करती है। कोरोना के टाइम में ही एक गाँव सलो गाँव के प्रधान का फ़ोन आया कि मैम एक परिवार है, उनके पिताजी जो है वो गिर गए हैं, रीढ़ की हड्डी टूट गई है। 4 बहनें हैं, घर में कमाने के लिए कोई साधन नहीं है। लेकिन उस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको बेड सोर हो गए थे और बोन अंदर से दिख रही थी, इतना सीवियर इन्फेक्शन था। अब सवाल ये था कि कोरोना में आना-जाना बंद था, तो कैसे मदद की जाए? उस टाइम क्योंकि भगवान ने मुझे एक छोटा हॉस्पिटल मेरा चलता है, सर मैंने ऑटोक्लेव में उनकी ज़रूरत का सामान सब ऑटोक्लेव करना, ऑटोक्लेव करके मेरा ही एक स्टाफ जाता था, उसके पास मैंने वो छोटे ड्रम्स ऑटोक्लेव वाले उनके पास भेजने, सो दैट कि उनकी वहाँ घर में ही उनकी सारी जो है वो ड्रेसिंग्स और सारा हो जाए। उसके बाद उसी परिवार की एक लड़की ने कहा मैम मुझे पढ़ना है क्योंकि और मेरे पास पैसे नहीं है। हम लोग संस्था के जो लोग हैं 10-12 लोग हैं सभी लोगों ने इस बात पे रज़ामंदी शो की और इस लड़की को हमने बीसीए कराया, यहाँ के हिमोत्कर्ष कॉलेज से ही और आज वो लड़की मेरे ही हॉस्पिटल में यहाँ काम कर रही है। कि जब आप रोज़ इतना काम करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, तो कई बार हमें संवेदना, दर्द भी होती है, लोगों का दर्द देख के। तो आप उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखती हैं? क्या-क्या जज़्बा है, क्या प्रेरणा है जो आपको निरंतर, क्योंकि ना सिर्फ़ आप समाज सेवा में हैं, आप 2 हॉस्पिटल का मैनेजमेंट भी देखती हैं, आप परिवार को भी देखती हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है, क्या क्या वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्या आप वो हमसे शेयर कर सकती हैं? सर मैंने जैसे सोशल वर्क की डिग्रीज़ की हैं, मास्टर्स, बैचलर्स सोशल वर्क में किया है। जिन दिनों में मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ़ बुक्स में सोशल वर्क नहीं है और एक्चुअल में हकीकत में हर इंसान मुझे लगता है कुछ ना कुछ करना चाहता है। कभी हमें वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता और कई बार हम कुछ करके सोच के भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। यही एक जज़्बा अंदर से आता था मुझे जब मैं कुछ ऐसे परिवारों को देखती थी कि अगर उनको थोड़ी-सी भी एक मदद मिल जाए और शायद वो कहीं आगे एक्सेल कर जाए। एक बच्चे कोई अगर उनको हम प्लस 2 10th की पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर दें, तो बच्चा कल को लॉयर बन जाएगा, कल को डॉक्टर बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। ऐसे अनगिनत बच्चों को जब मैंने पढ़ाया और उनकी मदद करी, तो मुझे महसूस हुआ धीरे-धीरे कि पता भी नहीं होता था कि कितने बच्चे पढ़ गए, लेकिन बड़े बाद में कोई बताता था कि जी वो फ़ौज में भर्ती हो गया, वो बैंक में जॉब लग गई, वो कहीं कुछ कर गए, वो बीकॉम कर गए, वो एमकॉम कर गए। तो एक खुशी सी अंदर महसूस होती है, मुझे लगता है यही एक छोटा-सा काम किया हुआ भी आपको आपके लिए ये लाइफ़ के लिए एक लाइफ़ लॉन्ग अचीवमेंट बन जर्नी जाती है। आपका समाज सेवा के प्रति भी और हॉस्पिटल के प्रति भी। तो वो परिवार का बैलेंस, डॉक्टर साहब के साथ जुड़े रहना, परिवार के साथ जुड़े रहना और जैसे डॉक्टर साहब हैं, जिस तरह की उनकी व्यस्तता है और जिस तरह का उनका रुतबा है समाज में फॉर हिज प्रोफेशनलिज्म, वो आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? सर मुझे लगता है कि हम लोग कभी भी कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले सपोर्ट फैमिली से आती है। देयर आई एम वेरी लकी दैट आई हैव गॉट अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। माय फादर इन लॉ हू वाज़ इन आर्मी, he got retired from the 1st Parachute Commando
जिसमें उन्होंने अपनी सर्विसेज दी भारत की फौज के लिए। तो वो मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन की बात थी। और वो हमेशा मुझे कहते थे कि एज़ अ डॉटर इन लॉ कि तुम मेरी डॉटर डॉटर हो, डॉटर इन लॉ नहीं हो। मेरे हस्बैंड जो मैराथन्स करते हैं, जो साइक्लोथॉन जिन्होंने ऊना में स्टार्ट किया और एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, वो कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। उन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं। जब मैं कोरोना में पेशेंट्स के लिए 2-2 टाइम खाना लेके जाती थी, उन्होंने मुझे मैं सोचती थी कि कभी तो बोले कि तुम्हें कोरोना हो जाएगा तो कौन देखेगा? लेकिन वो मुझे कहते थे कोई और नहीं है तो तुम तो हो, तुम तो कर रहे हो। तो ये चीज़ें हमेशा पॉज़िटिविटी उनकी तरफ से आना जब मैं सुबह 6 बजे डिवाइडर्स पे पौधों को पानी देने जाती थी और 2-3 लोग हम साथ होते थे, हम लोग कूड़ा भी उठाते थे। मुझे कभी भी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि मुझे लगता है ये हमारा ही समाज है, ये हमारा ही शहर है, इसको साफ रखना हमारा कर्तव्य है। तो मुझे कभी उन्होंने हमेशा ये कहा, जो वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें और मेरी जहाँ सपोर्ट है वहाँ पर बताइए। तो आई हैव गॉट अ वेरी सपोर्टिव हैंड ऑल द टाइम फ्रॉम माय हस्बैंड साइड, फ्रॉम माय फैमिली। ग्रेट, ग्रेट मैम। ज़्यादा अब मैम हमारे पास वक़्त नहीं है, पर क्विकली मैं 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई अद्वैता फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहे, तो क्या जैसे बाकी एनजीओज़ में मेंबरशिप होती है या क्राइटेरियाज़ होते हैं, तो क्या अद्वैता फाउंडेशन से जुड़ने के लिए भी वैसे कोई क्राइटेरियाज़ हैं? या अगर कोई आपके साथ मिलके काम करना चाहे, तो आप उस व्यक्ति को किस तरह आंकेंगे और किस तरह वो आपके साथ जुड़ सकता है? सर कोई क्राइटेरिया एज़ सच नहीं है। हाँ, आपको काम करने का जज़्बा तो ज़रूर चाहिए। सेकंड ये है कि येस वी ऑलवेज़ वेलकम द आइडियाज़। हम अच्छे आइडियाज़ लेना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं और हम मिलके काम भी करना चाहते हैं। 2-3 चीज़ें, हमारा खुद का कोई फिक्स टारगेट नहीं है। बच्चों की पढ़ाई ये फर्स्ट एक टारगेट है, बेटियों की सिक्योरिटी सेकंड टारगेट है। थर्ड ये है कि प्लांटेशन का बहुत फोकस रहता है। फोर्थ जैसे अभी रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में पिछले साल की अगर मैं बात लूँ तो 4 ऐसे परिवारों की हमने मदद की है, जिनकी दीवारें गिर गई, घर के अंदर पूरा पानी चला गया, पूरे कच्चे घर थे। ज़्यादा बड़ी मदद तो नहीं, लेकिन 20-20, 25-25 हज़ार की मदद इमीडिएटली उन फैमिलीज़ को दी गई। अगर हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ये पता चलता है कि कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इमीडिएट सर्जरी होनी है और उसके पास पैसों की बहुत दिक्कत है, तो कोशिश ये रहती है कि उसकी सर्जरी ना रुक जाए, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से है। इसलिए वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ी मदद दे के आएँ। यही एक फीलिंग आगे वाले इंसान में होनी चाहिए जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है। आप क्या संदेश देना चाहेंगी बहुत सारी लेडीज़ जो हमारी क्वालिफाइड हैं, पर जो इस तरफ इनिशिएटिव नहीं लेती, जो शायद झिझकती हैं या किसी डर की वजह से वो सब नहीं कर पाती जो वो करना चाहती, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? सर मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी, नो मैटर व्हाट वी आर, एट व्हाट पोज़ीशन वी हैव, वेयर वी आर सिटिंग लाइक, मुझे लगता है अगर और नारी चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। बीइंग दिस कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूँ, ये मुझे कभी भी ऊपर नहीं लेके जाता, ये मुझे स्थायी बनाता है। मैं बहुत सटल ये इस चीज़ को थैंक्स टू गॉड कि मुझे आपने ये एक जगह दी, लेकिन इसके साथ मैं क्या बेटर इस सोसाइटी के लिए कर सकती हूँ, वो सोच के साथ मैं जीती हूँ। इस सोच के साथ ये अद्वैता फाउंडेशन को मैंने बनाया और बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन मुझे लगता है मैंने नहीं बनाया। अगर मैं अकेली चाहती तो मैं नहीं कर सकती थी। इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ चले हुए हैं, चाहे वो 10-12 है, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों की सपोर्ट है, आपकी सपोर्ट है, बहुत सारे लोगों की सपोर्ट है। कोई भी नारी अगर वो चाहे तो दिन नहीं है, रात नहीं है। जैसे मैंने कोरोना में अकेले काम किया, मैं भी डर के मारे घर के अंदर बैठ सकती थी, लेकिन मैं वो 4 और 5 महीने का टाइम आज भी याद करती हूँ, तो मुझे बड़ा हैरानी होती है कि मैं 5 महीने उन सड़कों पे अकेली जाती थी। कोई भी नहीं मुझे मिलता था। मुझे पर कभी डर नहीं महसूस हुआ। मुझे ये लगता था कि नहीं, कोई तो करेगा, किसी को तो आगे आना है। ये जो किसी को आगे आना है और किसी को आगे बढ़ के कुछ करना है, इस सोच को जब हम लेके चलते हैं, तो फिर हमारे लिए रुकने का कोई पॉइंट ही नहीं है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, एंड हमारी और हमारे सब दर्शकों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके हर एंडेवर में, आपकी हर कोशिश में, और हम चाहेंगे कि आप जैसे लोग इस समाज में इसी तरह
सक्सेसफुल रहें, आइडियल बन के रहें और जिसको बोलते हैं लाइट हाउस रहें। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच।